प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक कक्षा 11 की आरोह प्रथम का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जिस कवि की रचना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस कवि का नाम है दुष्यंत कुमार। काव्य पाठ का हम अध्ययन करेंगे दुष्यंत कुमार जी की। दुष्यंत कुमार जी ने जो रचना किया हुआ है उस रचना का नाम है गजल। आइए गजल को पढ़ने से पहले हम कुछ दुष्यंत कुमार जी के बारे में जान लें। दुष्यंत कुमार हिंदी कविता के महान गीतकार और गजलकार हैं। इनका जन्म सन 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजापुर नवादा नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था और वे एक किसान परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई थी तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। इन्होंने हिंदी से एमए की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात इन्होंने देश के अनेक आकाशवाणी केंद्रों पर हिंदी कार्यक्रमों को संभालने का महत्वपूर्ण कार्यभार संभाला। बाद में वे मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में सहायक निर्देशक के रूप में जुड़ गए। सन 1975 में अल्प आयु में ही इस महान गीतकार और गजलकार का देहावसान हो गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इन्होंने हिंदी जगत की सेवा भी की। आइए जानते हैं कविवर दुष्यंत कुमार जी गजल के माध्यम से क्या कह रहे हैं, अर्थात समाज की किस अंग पर कटाक्ष कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कविवर दुष्यंत कुमार जी क्या लिखे हुए गजल के माध्यम से क्या व्यक्ति कर रहे हैं। तो लिखे हैं कि कहाँ तो तय था चिराग घर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं इस शहर के लिए। कवि कहता है अक्सर हम चुनाव के समय नेताओं के वादों को देखते हैं, उसी वादों के समय का वर्णन कवि इस गजल के माध्यम से किया हुआ है। कवि कहता है कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। कवि कह रहा है कि जब चुनाव में नेतागण आए थे तो कह के गए थे, वादा किया था, आश्वासन दिया था। एक तरह से कहें तो डूबते नैया को तिनका का सहारा दिला करके गया था कि घबराओ नहीं ग्रामवासियों, घबराओ नहीं शहरवासियों, अब अंधेरे में तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बीतेगी, बल्कि हर एक घर में क्या होगा, चिराग जलेगा। परंतु जैसे ही चुनाव समाप्त होता है इनका असली रूप, असली कार्य समझ में आने लगता है। कभी कहता है कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहा गया था कि हर एक घर में दीपक जलाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। पूरे शहर, पूरे गांव में, घर घर की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे शहर के लिए अथवा एक पूरे गांव के लिए एक दीपक की भी व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए। आए, वोट लिए, जीत गए और चले गए, अपने जश्न में ही व्यस्त हो गए। इस प्रकार से कवि ने नेताओं की वाणी और व्यवहार पर कटाक्ष, कड़ा प्रहार किया हुआ है। ये कहते और हैं, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, समझाते कुछ और है। मतलब इनके कथनी और करनी में बहुत ही फर्क होता है। ठीक है, जब जनता का समर्थन प्राप्त करना होता है तो ये एक से एक बड़ी से बड़ी वादे करके समाज के बीच में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर उस वादे का कोई मतलब भी नहीं रहता है इनके लिए। आइए देखते हैं अगला गजल में वो क्या कह रहे हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि कहता है जो है यहाँ पर जहाँ पर हम हैं वर्तमान में, कवि कहता है कि इन नेताओं के छाँव में, इनके व्यवहार में अब हमें धूप लगने लगा, अब हमें कष्ट होने लगा है। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, अब इनके साथ हम नहीं रहेंगे। बहुत सहा अब ना सही, बहुत इन लोगों का खेल देखा गया, अब हम इनका खेल देखने वाले नहीं हैं। कवि कहता है चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। जो कवि कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलें, कहाँ पर चलें, तो जो भी हमारी अब उम्र बची हुई है इस उम्र को लेकर के हम कहीं दूसरे जगह पर चलेंगे जहाँ पर हम आए की ज़िंदगी सुखपूर्वक गुजार सकेंगे। कवि यहाँ पर
सामाजिक अव्यवस्थाओं का उल्लेख किया हुआ है, पलायनवादी वृत्ति का चित्रण किया हुआ है, उर्दू भाषी मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया हुआ। अर्थात इन पदों के माध्यम से, जो दूसरा पद है, इस पद के माध्यम से कवि बताता है पलायन क्यों होता है, इसके इसलिए जिम्मेवार कौन है। तो कह रहा है कि यह शासन प्रशासन के लोग कहते हैं कि हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। इसके कारण यहाँ मतलब जहाँ पे जो लोग रहते हैं मजबूर होकर पलायन करते हैं। अर्थात पलायन का पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन को कवि दुष्यंत जी बता रहे हैं। आगे तीसरे पद में देखेंगे, तीसरे गज़ल में कवि क्या कह रहा है। तो कवि कह रहा है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। वाह वाह। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि कहता है कि ज़िंदगी की सफ़र भी एक क्या सफ़र है। कवि कहता है कि ना हो कमीज, अर्थात कुर्ता ना हो, कपड़ा ना हो, तो लोग क्या करते हैं, पाँव से ही पेट को ढक लिया करते हैं। कवि कहता है कि कुछ लोगों के पास, हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं हैं, और ये लोग इस परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। तो कवि बता रहा है कि ये लोग इस परिस्थिति का सामना अपने पाँव से उस पेट को, शरीर को ढकने का काम करते हैं। ठीक है, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि कहता है कि अगर इस प्रकार से जीवन शैली है, यही जीवन शैली है मनुष्य की, तो जीवन की सफ़र में, इस सफ़र में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भला ये लोग कितना मुनासिब होंगे, कितना सही साबित होंगे, हम सोच सकते हैं, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। कभी कहता है कि यदि पूरे शरीर को ढकने के लिए कुछ लोग इतने व्यस्त होते हैं अपनी ज़िंदगी में, इतने परेशान ज़िंदगी से होते हैं कि उसका समझौता कर लेते हैं परिस्थितियों से, और अपने उन परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो कभी वहीं कह रहा है कि परिस्थितियों के मुताबिक हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कमीज नहीं है, वे परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और कमीज की जगह पर अपने पैरों का ही प्रयोग कर लेते हैं, और पैरों से जो है अपने पेट को ढक लेते हैं। अर्थात भूख को भी शांत करते हैं, कपड़े का भी काम करते हैं। भोजन और कपड़ा दोनों का प्रयोग जो है कभी यहाँ पर पैर को कर रहा है। अर्थात इतने बदनसीब लोग हैं समाज में, लोग बना दिए हैं उन लोगों को कि इस तरीके से वो जीवन शैली जीने के लिए मजबूर हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।